Good evening, audience, learners, and all students. Now I have come again with the next content of the parts of speech, that is preposition. हम लोग पिछले वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो कंटेंट्स थे, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप मेरे चैनल पर जा करके ये सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं और उससे कुछ सीखने का प्रयास कर सकते हैं। मैं अपने हर वीडियो में एक बात ज़रूर बोलता हूँ कि इस मेरे वीडियो का उद्देश्य एक ही है कि जो बच्चे जो रूरल एरियाज़ के हैं या अर्बन एरियाज़ के हैं, जिनको ट्यूशन पढ़ने में किसी कारण बहुत परेशानी होती है और वे नहीं पढ़ पाते हैं, तो एक तो उनके लिए वो घर बैठे हमारे इस कंटेंट्स के माध्यम से, इस छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ग्रामर के जितने भी कंटेंट्स हैं उसको देख करके अपना नोट्स बनाते हुए वो इंग्लिश ग्रामर के कंटेंट्स को सीख सकते हैं। एंड सेकेंड चीज़ कि ग्रामर तो सबके लिए है। विदाउट ग्रामर द सेंटेंस कैन नॉट बी इमेजिन्ड विथ करेक्ट वर्सन। सो ग्रामर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और ग्रामर के साथ साथ मैं लैंग्वेज एंड लिटरेचर पर भी काम करूँगा अपने नेक्स्ट कंटेंट्स में, नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो हम लोग इस कंटेंट्स को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करता हूं और एक सजेशन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन्स को पुश कर लेंगे, ताकि जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो बनता है वो आपके नोटिफिकेशन में आए और उससे जो बच्चे हैं, जो लर्नर्स हैं, उसको देख सकें, सीख सकें। चलिए हम लोग आते हैं हमारा जो आज का जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, प्रीपोजिशन, विच इज़ द 6th टॉपिक ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। बिकॉज हम पहले नाउन को स्टडी करते हैं, इसके बाद प्रोनाउन को, इसके बाद एडजेक्टिव को, इसके बाद वर्ब को, इसके बाद एडवर्ब को। एडवर्ब के बाद जो 3 कंटेंट्स बचते हैं, जैसे प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, इसको हम लोग इधर उधर भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले कंजंक्शन भी पढ़ सकते हैं, पहले प्रीपोजिशन भी, पहले इंटरजेक्शन भी। फिजिकल सेशन में हमारे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर कहीं कहीं पहले इंटरजेक्शन होता है, इसके बाद कंजंक्शन होता है, या पहले कंजंक्शन होता है इसके बाद, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एडवर्ब तक हम लोग कंसिस्टेंट हम लोग को रेगुलर करना पड़ेगा और एडवर्ब के बाद तभी हम, जैसे मान लीजिए कि नाउन के बाद ही हम प्रोनाउन पढ़ सकते हैं और नाउन प्रोनाउन स्टडी करने के बाद ही हम एडजेक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि नाउन प्रोनाउन की ही विशेषता एडजेक्टिव होती है। इसके बाद जब तक वर्ब नहीं पढ़ेंगे तो एडवर्ब कैसे पढ़ेंगे? तो ये कंसिस्टेंट मतलब 5 कंटेंट्स हमको स्टडी करने होते हैं, डिस्कस करने होते हैं। इसके बाद जो लेफ्ट 3 कंटेंट्स हैं, दीज आर प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजंक्शन, तो इसमें से हम कहीं से भी पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एनीवे, तो मैंने 6 कंटेंट्स के रूप में मैंने प्रीपोजिशन को लिया है। प्रीपोजिशन इज एज्यूम्ड एज द मोस्ट टिपिकल कंटेंट ऑफ द इंग्लिश ग्रामर, बिकॉज प्रीपोजिशंस को आप कितना भी स्टडी कर लीजिए, लेकिन सेंटेंस मेकिंग में ये कन्फ्यूजन हर लर्नर को, हर स्कॉलर को भी बना रहता है कि कहाँ पर किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाए। फिर भी एज ए टीचर इट इज़ माई मोरल ड्यूटी टू डिस्कस विथ माई व्यूज, विथ माई आइडियाज़ कि विच प्रीपोजिशन इज यूज विथ वर्ड्स। तो इस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एक टीचर होने के नाते मैं मैक्सिमम अपना बेस्ट देने की मैं कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ, सो दैट यू मे बी कैपेबल टू पुट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशन इन द सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे कि प्रीपोजिशन है क्या। आज के इस छोटे से वीडियो में मैं पूरे विस्तार से प्रीपोजिशन को तो नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि प्रीपोजिशन एक बहुत लंबा टॉपिक है, लंबा मतलब कि काफ़ी मतलब कि उसको टाइम लगता है बताने में और सिखाने में। लेकिन जो छोटा सा एक मेरा सेशन है, इसमें मैं आज सिर्फ प्रीपोजिशन को इंट्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम सिर्फ वर्ड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि किसको नाउन कहते हैं, किसको प्रोनाउन कहते हैं, किसको एडजेक्टिव, मतलब कि इस कंटेंट को हम सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अभी, ताकि इसको आप एक तरह से, हम लोग कहते हैं कि इस वर्ड को ग्रामेटिकली वर्ड्स देना और समझना, सो दैट हम लोग आगे ग्रामर के जो और भी टॉपिक्स हैं उसको हम लोग ठीक से स्टडी कर सकें। तो अभी हम प्रीपोजिशन का सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे कि प्रीपोजिशन होता क्या है और छोटा मोटा थोड़ा सा कुछ बातें से जुड़ी हुई बताएंगे। और इसके बाद जब हम लोग लैंग्वेज करने लगेंगे, मतलब आफ्टर द टेंस पैसिव वॉइस, इसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन को जब लेंगे तो उसको और डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे। तो फिलहाल मैं प्रीपोजिशन के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर जानकारी इंट्रोडक्शन के रूप में दूंगा। सबसे पहले तो प्रीपोजिशन होता क्या है, प्रीपोजिशन को डिफाइन कैसे करें। बच्चे समझते हैं कि प्रीपोजिशन से इन, टू, एट,
विथ, विदाउट, एमिड्स, एमोंग, ये सब यूज़ करते हैं, थोड़ा बहुत तो समझ रहे हैं। लेकिन प्रीपोजिशन को डिफाइन कैसे करें, थोड़ा सा और डिटेल में कैसे जाने, हमें इसका हम लोग कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल you should know that preposition is used just before a noun or pronoun in a sentence to show its relation with the other words of the sentence. मतलब this is just like I am telling the definition and I have already written here कि preposition is a word, preposition एक शब्द है which is placed, जिसको रखा जाता है before a noun or a pronoun। इसको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि नाउन या प्रोनाउन के पहले रखा जाता है टू शो इट्स रिलेशन, एक संबंध को दर्शाने के लिए उसके साथ किस तरह से रिलेशनशिप है, सम अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। माने जो सेंटेंस में हम प्रीपोजिशन के यूज़ करते हैं तो इतना ज़रूर ध्यान रखेंगे कि वो नाउन या प्रोनाउन है कि नहीं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक सामान्य सा सेंटेंस होता है कि वो पटना जाता है तो तुरंत ही गोज़ टू पटना लिख देते हैं क्योंकि पटना नाउन है। लेकिन हम कहें कि वह प्रतिदिन जाता है, जैसे मान लीजिए वो प्रतिदिन जाता है तो ही गोज़, यहाँ पर एवरीडे है, तो एवरीडे के पहले कुछ बच्चे क्या करते हैं, टू लगा देते हैं, ही गोज़ टू एवरीडे, क्योंकि गोज़ के बाद टू लगाने की एक आदत सी बन जाती है बच्चों में। तो मैंने, चूँकि मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं फिजिकल सेशन लेता हूँ, ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो उस समय बच्चे ये गलती कर जाते हैं, तो यहाँ टू लगा देते हैं। लेकिन यहाँ टू नहीं होगा क्योंकि हमारा डिफिनीशन क्लियर करता है कि नाउन और प्रोनाउन के पहले, यहाँ एवरीडे क्या है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। जस्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम के अंतर्गत जो हमारा एवरीडे आता है, तो यहाँ पर ये जो गलत हो गया। प्रीपोजिशंस बहुत ही महत्वपूर्ण रोल एक्ट करता है जब आप कॉमन एरर्स कंपटीशन में, एग्जामिनेशन में देखते हैं या सेंटेंस मेकिंग करते हैं, तो इसको थोड़ा सा तरीका से समझना पड़ेगा। ये एक सामान्य जानकारी नहीं है, बहुत मैंने तरीके से समझना पड़ेगा। मैं आगे डिटेल करूँगा तो बात समझ में आ जाएगी प्रीपोजिशन कितना टिपिकल है। लेकिन टिपिकल क्या है, यूज़ करते करते इसको हम लोग कहते हैं कि जब आप यूज टू हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक डिफिनीशन आप माइंड में सेट कर लेंगे कि प्रीपोजिशन वह शब्द है, वह वर्ड है ग्रामर का जिसको नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में, उस सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ एक संबंध, एक रिलेशनशिप दिखाने के लिए। तो एक छोटा सा सामान्य सा डिफिनीशन है। डिफिनीशन वैसे बच्चों किसी कंपटीशन में नहीं आता है कि डिफिनीशन लिखो या किसी एग्जाम में, ये सिर्फ जानकारी के लिए, और इस जानकारी में ही बहुत सारी चीज़ें छुपी रहती है। हर डिफिनीशन में जानकारी होती है, आप लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे समझने का। तो डिफिनीशन इसीलिए बनाया जाता है कि उसको आप इतना समझ लें ताकि पूरा एक तरह से समरी होता है, उस पूरे कॉन्सेप्ट का समरी होता है डिफिनीशन। जैसे मैंने यहाँ कहा कि नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज़ करके उस सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। तो चलिए, एक प्रीपोजिशन का सामान्य सा डिफिनीशन हो गया, हम लोग उसके आगे देखते हैं प्रीपोजिशंस के काइंड्स। मैंने एग्जाम्पल डायरेक्ट नहीं लिखा है, क्योंकि मैं एग्जाम्पल लिखता थोड़ा बहुत तो मैं लिख सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि जब एग्जाम्पल लिख ही रहे हैं तो क्यों ना काइंड्स भी लिख दें। काइंड्स लिख देंगे तो यदि कुछ स्टूडेंट्स उतारना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप उतार सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट्स कम मिलते हैं हमको कि बता देंगे काइंड्स कितने होते हैं, प्रीपोजिशन कितने तरह से यूज़ कर सकते हैं। प्रीपोजिशन सुने हैं, एक्सरसाइज किए हुए रहते हैं, बता देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन प्रीपोजिशन को थोड़ा डिटेल में आप जानिए कि प्रीपोजिशन में हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं और किस प्रकार से स्टडी करते हैं। तो प्रीपोजिशन को हम लोग 3 तरीके से, माने 3 काइंड्स के रूप में हम लोग देखते हैं। पहला होता है सिंगल वर्ड प्रीपोजिशंस। सिंगल वर्ड मतलब कि वो एक वर्ड का होता है। जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जितना मैं कलेक्शन कर सकता था मैंने किया है। आफ्टर, बिफोर, ऑफ, आउटसाइड, इनसाइड, अप, डाउन, विद इन, बिसाइड्स, बिसाइड, ऑफ, ओवर, अपॉन, विदाउट। मैं इसलिए पढ़ दे रहा हूँ कि ताकि मेरी साउंड से आप लोग, यदि मान लीजिए कि आप लोग को वीडियो में दिखाई ना दे, पॉज करने के बाद भी, जूम करने के बाद भी, तो कम से कम आप मेरा साउंड से भी समझ करके आप लोग उतार सकते हैं। विदाउट, बिटवीन, एमोंग, एमोंगस्ट, एमिड्स्ट, ऑन, पास्ट, वाया, across, in, to, with, plus, about, by, around, above, despite, since, for, from, at, amid, opposite, per, beneath, till, from, along, under, against, through, during, into, towards। टुवार्ड भी होता है, टुवार्ड्स दोनों होता है। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं बता दे रहा हूँ कि टुवार्ड भी होता है, टुवार्ड्स भी होता है। थ्रू आउट, अनटिल, बियॉन्ड, देन, माइनस, माइनस प्लस भी होता है। तो इस तरह से ये सिंगल वर्ड का प्रीपोजिशन का मैंने लिस्टिंग किया है यहाँ पर। तो हम लोग एक काइंड के रूप में देखते हैं कि सिंगल वर्ड प्रीपोजिशंस इतना। इसके बाद आता है कि प्रीपोजिशंस लाइक वर्ब्स और एडजेक्टिव्स। कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं कि देखने में वर्ब जैसे होते हैं, देखने में एडजेक्टिव जैसे होते हैं, लेकिन उसको हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशंस के रूप में। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट समझते हैं छोड़कर, अनलाइक, कंसर्निंग, कंसिडरिंग, बेयरिंग, फॉलोइंग। देखने में लग रहा है कि वर्ब जैसा है, एडजेक्टिव जैसा है। पेंडिंग, इंक्लूडिंग, डिस्पाइट, एक्सेप्टिंग, वर्थ, लाइक, नियर। तो ये जो कुछ मैंने वर्ब का यहाँ कलेक्शन किया है,
ये हम देखने में वर्ब्स या एडजेक्टिव जैसे हैं, लेकिन ये हैं प्रीपोजिशन, इनको यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन के रूप में। इसके बाद मैंने लिखा है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन किसको कहते हैं? जो एक से ज़्यादा वर्ड से बना हुआ हो, ऐसा प्रीपोजिशन उसमें एक से ज़्यादा वर्ड हो, उसे हम कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे अप टू, एज फॉर, सच एज, ऑन अकाउंट ऑफ, आउट ऑफ, एज टू, in view of, instead of, owing to, along with, on to, due to, apart from, in spite of, in comparison with, because of, away from, by means of, in accordance with। तो इस तरह से जो आप देख रहे होंगे गौर से कि इसमें प्रीपोजिशंस कुछ शब्द मिल करके बने हैं, तो ये कहता है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। इन दिस वे वी हैव 3 kinds of prepositions with different examples, and first of all I think you should note in your copy these all examples of prepositions, then you can understand how many prepositions are used in a sentences। तो इस तरह से ये हमारा प्रीपोजिशंस का लिस्ट मैंने किया है। मैक्सिमम मैंने कोशिश किया है कलेक्शन करके मैं यहाँ रख दूँ, ताकि जो लर्नर्स हैं, जो आप फेयर कॉपी बनाएं तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से उतार सकें। तो ये हमारे प्रीपोजिशंस है। लेकिन अब हमें सीखना ये है कि प्रीपोजिशंस को हम लोग किस तरह स्टडी करते हैं। चूँकि जैसे मैंने कहा कि मैं आज ओनली आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्रीपोजिशन, हाउ कैन it be defined, and how many kinds of prepositions with different examples, and then how can we study the prepositions deeply, thoroughly, so that you may be capable to put the right answer as a preposition in the sentences। तो मतलब हम लोग आज इसको कैसे पढ़ना है मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द डिफिनीशन अबाउट द प्रीपोजिशन। मैंने यहाँ पर क्या किया, डिफिनीशन। तो डिफिनीशन को पहले आपको नोट्स जब बनाएंगे प्रीपोजिशन का, तो सबसे पहले आप डिफिनीशन लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफिनीशन लिखने होंगे। इसके बाद काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस विथ ऑल एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ये आप करेंगे। क्योंकि मैं नोट्स बनाता भी हूँ और मैं यहाँ बताना तो नहीं चाहता, मैं बताता हूँ, मैं एक बुक लिखा भी हूँ और बहुत जल्द इसको मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। थोड़ा सा कुछ काम रह गए हैं, तो मैं इस तरह से नोट्स बनाया हूँ। तो मैंने मैं जो करता हूँ मैं वही सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को। तो मैंने यहाँ कहा कि डिफिनीशन, फिर इसके बाद काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन विथ ऑल एग्जाम्पल्स लिखेंगे। इसके बाद हम क्या जानेंगे, हम किस टॉपिक के अंतर्गत स्टडी करेंगे, इतना तो समझ गए। दो पॉइंट्स पर मैंने काम कर दिया, डिफिनीशन एंड काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन विथ एग्जांपल्स पर। ये मैंने ऐसे ही लिख भी दिया है ताकि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब हमें सीखने होंगे थर्ड में कि पोजीशंस ऑफ प्रीपोजिशंस। You will see that in different kinds of sentences, somewhere preposition is used just before a sentence and among the sentence and at the end of the sentence। मतलब कि प्रीपोजिशन कभी कभी देखते होंगे कि सेंटेंस के शुरू में यूज़ कर दिया गया है, कहीं कहीं बीच में आपको मिलेगा, कहीं लास्ट में मिलेगा। जैसे इन विच क्लास डू यू रीड, मतलब किस क्लास में वो पढ़ता है, आप पढ़ते हो। इसके बाद विच क्लास डू यू रीड इन, अब देखिए लास्ट में इन आ गया, ठीक है। आज जैसे ही इज गोइंग टू पटना, टू बीच में आ गया। तो मतलब कि सेंटेंस के बीच में ही प्रीपोजिशन ही होता है, अंत में भी होता है और शुरू में भी होता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि कब शुरू में होता है, कब लास्ट में होता है, कब बीच में होता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे, कुछ पॉइंट्स दे करके, कुछ उसमें रूल्स हैं, करीब 8-10 रूल हैं कि मैं बताऊंगा उसमें कि कैसे प्रीपोजिशन को हम लोग कब शुरू में यूज़ कर सकते हैं, कब अंत में कर सकते हैं, कब बीच में होता है। तो इस पर हम लोग काम करेंगे। इस छोटे से वीडियो में संभव नहीं है कि सारा डिटेलिंग करना है, तो मैं नेक्स्ट जब प्रीपोजिशंस को लेकर आऊँगा तो उसमें पूरा मैं डिटेल, हो सकता है कि 2-3 वीडियो बनाने पड़े, लेकिन मैं इसको करूँगा ज़रूर। तो इसके बाद हम लोग पोजीशन से प्रीपोजिशन पढ़ने के बाद क्या करेंगे कि फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस यूज्ड फॉर टाइम। कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिसको स्पेशली हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं, जैसे फॉर हो गया, अबाउट हो गया, अराउंड हो गया, विथ हो गया, एट हो गया, इनटू हो गया, इन हो गया, जैसे फ्रॉम हो गया, सिंस हो गया, बाई हो गया। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिसको हम लोग टाइम के लिए यूज़ करते हैं, और किस टाइम के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं ये हम लोग जानने का कोशिश करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। प्रीपोजिशंस यूज फॉर द टाइम, ये हम सीखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कंपैरेटिव स्टडी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रीपोजिशंस। आप देखते होंगे, आप पढ़े भी होंगे कभी ना कभी किसी क्लास में कि कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस जो पैरेलल हैं देखने में, जैसे इन, इनटू है तो इन का प्रयोग कहाँ करेंगे, इनटू का प्रयोग कहाँ करेंगे। जैसे आप देखते हो कि के बीच में तो एमोंग होता है, एमोंग्स्ट होता है, एमिड्स होता है, एमिड होता है। तो आखिर सबका तो एक बीच में होता है, लेकिन उसका डिफरेंट यूजेज होते हैं। तो इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर एमोंग को कहाँ यूज़ करते हैं, बिटवीन को यूज़ कहाँ करते हैं, एमिड्स को कहाँ यूज़ करते हैं, एमोंग्स्ट को कहाँ यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करने से क्लियर हो जाता है। जैसे कोई भी मतलब कि ऊपर का अंग्रेजी, तो ऊपर का ऑन भी होता है, एबव भी होता है, ओवर भी होता है,
अप भी होता है, तो आंखें तो कहीं ना कहीं तो डिफरेंट यूजेज होंगे, सब जगह सबको तो रख नहीं पाएंगे। तो उसका हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि कहाँ ऊपर का, किस प्रकार के ऊपर का हम कौन सा वर्ड, कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करें। तो इसका हम लोग स्टडी करेंगे थोड़ा सा इसमें कंपैरेटिव स्टडी के अंतर्गत। इसके बाद हम स्टडी करेंगे, इसके बाद हम लोग काम करेंगे कि वेरियस मीनिंग्स ऑफ प्रीपोजिशंस। जैसे कि आप देखे होंगे कि टू का प्रयोग हम एक जगह नहीं कई तरह से कर सकते हैं, विभिन्न अर्थों में कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे वेरियस यूजेज, माने डिफरेंट यूजेज ऑफ ईच प्रीपोजिशंस। तो उसमें हम करीब करीब 40 प्रीपोजिशंस को हम लोग यूज में पढ़ते हैं जनरली, चूँकि ज़्यादा मैक्सिमम यूज उसी का किया जाता है। लगभग मतलब 40 प्रीपोजिशन ऐसे हैं जिसको हम लोग वेरियस यूजेस के रूप में पढ़ते हैं, जिसमें आपका आ जाएगा टू आ जाएगा, फॉर आ जाएगा, विदाउट आ जाएगा, विथ आ जाएगा, बिटवीन आ जाएगा, अमंग आ जाएगा, फॉर आ जाएगा, बाई हो जाएगा, ऑन अपॉन हो जाएगा, एबव हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक एक करके, जैसे मान लीजिए हम टू हेडिंग देंगे तो टू का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, विथ का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। मतलब कि एक एक करके हम लोग लगभग 40 अप्रॉक्स 40 में बोल रहा हूँ, अप्रॉक्स 40 का हम लोग वेरियस यूजेज पढ़ेंगे। अब समझ सकते हैं कि आप प्रीपोजिशन को किस तरह से पढ़ने पड़ेंगे, ये हम लोग काम करेंगे। और एट लास्ट क्या करेंगे कि फिर भी इतना करने के बाद भी एक बहुत बड़ा मतलब कि ये आप लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा कि इतना करने के बाद भी आपको यदि हम डिफरेंट सेंटेंस दे दें और थोड़ा सा बड़ा बड़ा सेंटेंस, जैसे कॉम्पिटिटिव टाइप का क्वेश्चंस दे दें, लाइक एसएस यूडीसी, एनडीएस, सीडीएस या और भी कुछ सीपीएफ वगैरह कुछ कॉम्पिटिशन्स के पेपर्स हैं, देखेंगे आप फिर भी कंफ्यूज कर जाएंगे इतना स्टडी करने के बाद भी। तो प्रीपोजिशन को याद कैसे किया जाए, कैसे मतलब कि हम जाने कि प्रीपोजिशन को कहाँ पर यूज़ करना है। तो एक मेरे तरफ से जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि यदि आप आइडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स ज़्यादा से ज़्यादा आप देखते हैं बुक्स में, तो मत आई थिंक दैट विल सपोर्ट यू टू हैव द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंसेज। बिकॉज आप देखेंगे जैसे अकाउंट के बाद फॉर होता है, जैसे लुक आफ्टर लुक फॉर होता है, जैसे केयर ऑफ होता है, डील विथ या डील इन होता है। मीन्स पहले तो ये जानिए कि हम ये लिखे क्या हैं, आइडियम्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स होता क्या है, तब समझेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीपोजिशंस यूज्ड विथ आइडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। देखिए आइडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स को जानेंगे तब प्रीपोजिशन को जानेंगे कि ये हम टॉपिक क्यों दिए हैं। आइडियम्स क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो प्रीपोजिशन के साथ जुड़े होते हैं लेकिन उसका मीनिंग अलग हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर मैंने लिखा भी है, कुछ देखे होंगे, जैसे अप टू हो गया, एज फॉर हो गया, सच, ऑन अकाउंट ऑफ हो गया, ये सब आइडियम्स के रूप में आ जाएंगे। अब फ्रेजल वर्ब्स में क्या होता है कि आप प्रिंसिपल वर्ब आप जानते हैं, वर्ब जानते हैं, तो वर्ब के साथ कुछ प्रीपोजिशन जुड़ करके लेकिन उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे गिव अप, गिव मतलब देना होता है लेकिन गिव अप में छोड़ना होता है, और उसी गिव के पहले यदि फॉर लगा दें, फॉर गिव मतलब क्षमा करना होता है, तो मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इस तरह के जो वर्ब के साथ अटैच्ड प्रीपोजिशन है जिसको हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यदि उसको रीडिंग करते हैं बुक्स के माध्यम से तो वो प्रीपोजिशन को कमांड कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट आइडिया to know how to use the different kinds of preposition in the sentences. So I think just I would like to advise you that if you remember again and again like this idioms and phrasal verbs with the prepositions, then you will be capable to do with the preposition in the different kinds of sentences in any examination. तो आप किसी परीक्षा में यदि प्रीपोजिशन को आप पुट करना है तो ये तो पढ़ने ही है, ये तो जानने ही हैं। ये जानने के बाद आपको ये फ्रेजल वर्ब्स आइडियम्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए, उसके मतलब कि डिफरेंट मतलब सोर्स से, डिफरेंट बुक से जितना आप फ्रेजल वर्ब्स आइडियम्स देख लेंगे ना तो आपका प्रीपोजिशन कमांड करने का बेस्ट मतलब मीडियम है। एंड अल्टीमेटली एंड फाइनली क्या करना है आपको कि तब जा करके आपको प्रैक्टिस सेट बनाने होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है एक्सरसाइज मतलब नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा, रूल्स जान गया कुछ करेंगे नहीं तो आपका याद नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करने हैं कि आपको डिफरेंट नोट्स मिलते हैं मार्केट में या प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, चाहे वो एसएससी का हो या इंटरमीडिएट लेवल का हो या ग्रेजुएशन लेवल का हो या कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता दर्पण में आते हैं या आपका सक्सेस मिरर में आते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आते हैं। तो ये प्रीपोजिशंस के अलग अलग सेट आते हैं। मैं यहाँ पर अभी किसी लेखक का नाम नहीं रखूँगा, उसकी भी कुछ मजबूरी है, मैं बता दूंगा कि कौन सा मतलब कि मटेरियल अच्छा, लेकिन डिफरेंट स्रोत से आप क्या करेंगे कि उसको प्रीपोजिशंस के पूरा मतलब की लिस्टिंग कर लेंगे। मैंने भी किया है, मैं कभी शेयर कर दूंगा, स्क्रीन शेयर करूँगा तो इसमें उसमें आप प्रैक्टिस कहीं से कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा एडवाइस देना चाहूँगा कि सडनली जो फर्स्ट टाइम आप प्रीपोजिशन करने चलें तो एक ही बार में हार्ड कोई प्रैक्टिस सेट ना लेकर बैठ जाएं। कम से कम आप इंटरमीडिएट लेवल का आप प्रैक्टिस सेट लेकर बैठ सकते हैं। कोई भी गेस्ट पेपर लीजिए, ब्रिलियंट का आता है, टारगेट का आता है, कोई भी आप ले सकते हैं, फंडामेंटल का भी आता है। तो जो भी गेस्ट पेपर्स आते हैं उसमें कलेक्शन होते हैं जो इंटरमीडिएट लेवल के जो एक एग्जामिनेशन में आपको प्रीपोजिशन करने को मिलते हैं। तो उसको ये आप इस रूप में ना देखें ना कि वो इंटरमीडिएट लेवल का है,
प्रीपोजिशन किसी का नहीं होता है। ये नहीं होता है कि 10th का होता है, मैट्रिक, इंटर, BA में का होता है, ऐसा नहीं होता है। ग्रामर तो किसी का होता ही नहीं है। आप ग्रामर सीख रहे हैं, आप लर्नर हैं, तो किसी भी क्लास के लिए ग्रामर एक ही होता है। ऐसा नहीं कि हम 5 क्लास में नाउन अलग पढ़ते हैं और जाकर PG में हम नाउन अलग पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। नाउन का एक ही डिफिनीसन है, प्रोनाउन का एक ही डिफिनीसन है, जो भी ग्रामर के कंटेंट होते हैं उसका एक ही होता है। आप पढ़ते किस तरह हैं, किस तरह से लेवल से पढ़ते हैं, ये ज़्यादा डिपेंड करता है। तो मैं तो हमेशा स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि आप उस लेवल से स्टडी करें कि आपको 10th किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन और PG किया, मतलब कि परमानेंटली आपको काम है। सपोज दैट मतलब आप यू आर गोइंग टू बी अपीयर इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आई थिंक यू मस्ट बी कैपेबल टू give the answer of any question concerning the any content of the grammar. That is the motto, you should accept it first of all. तो आपको ये सोच के चलना चाहिए। तो ग्रामर के हर कंटेंट पर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखिए, सो दैट यू मे बी कैपेबल टू डू एनीथिंग इन योर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड ऑल्सो ग्रामेटिकल पोर्सन। तो ये मेरा कोशिश रह रहा है। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर हिंट देने का प्रयास किया कि ऐसे कंटेंट बनाकर प्रीपोजिशन को आप स्टडी करते हैं तो आई थिंक आपका प्रीपोजिशन बहुत ही अच्छे तरीक़ा से कंप्लीट हो सकता है और आप उसमें कुछ मतलब बेहतर एक समझ आप डेवलप कर सकते हैं, जिससे आप कंपटीशन हो चाहे जानकारी हो आप उसको मतलब कि अपना सकते हैं, रख सकते हैं। तो इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे ज़रूर। किसी भी यदि मान लीजिए गेस्ट पेपर नहीं देखते हैं तो कोई बुक भी होगा ना, उसमें प्रैक्टिस दिया होगा, मैट्रिक, इंटर, BA लेवल का कोई बुक लीजिए, उसमें पहले साधारण शुरू कीजिए और लगेगा कि हाँ अब हम सही पकड़ रहे हैं। उसमें आप एक बार ज़रूर कोशिश कीजिएगा। मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जो प्रीपोजिशंस के यूज होंगे, आप आंसर देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसके देखिएगा प्रीपोजिशन जहाँ लिखे होंगे ना उसके बगल में कोई वर्ब होंगे, तो उस वर्ब के बाद यही प्रीपोजिशन होता है, गौर कीजिएगा। जैसे फॉन्ड ऑफ कहते हैं, अफ्रेड ऑफ कहते हैं, आप देखिए गौर से। जिससे फॉन्ड होता है शौकीन होता है, अफ्रेड मतलब किससे आप डरते हैं, या कोई डाइड ऑफ, डाइड के बाद ऑफ होता है क्योंकि जिस कारण से आप मृत्यु। तो इस तरह का मैं छोटा सा, जिससे मैं याद आ रहा था, मैं मुँह से निकल जा रहा है। तो इस तरह से आप गौर करेंगे तो जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है कि फ्रेजल वर्ब्स पर यदि काम कर देते हैं आइडियम्स पर, तो आपका मेरे समझ से 80% प्रीपोजिशन पर आपको कमांड हो जाएगा। तो इस तरह से इन दिस वे यू कैन स्टडी द प्रीपोजिशन। जस्ट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू इंट्रोड्यूस about the preposition, not I am talking about everything with these contents, because I have already discussed about these topics by which you can continue your study with the preposition. तो मैं इसको जब प्रीपोजिशन पढ़ाऊँगा जब डिटेल्स में, तो मैं इन सभी कंटेंट्स पर काम करूँगा। फिलहाल मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिए और मैं एडवाइस भी दूंगा, छोटा सा सजेशन दूंगा कि कम से कम बुक को भी आप देखें। बुक में बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगा और एक नोट्स अच्छा खासा ज़रूर बनाएं अपना खुद का, लगे कि हाँ ये मेरा है। तो मैं थोड़ा सा सपोर्ट करता हूँ, सिस्टम दे देता हूँ कि भाई इस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं। तो मैं अब वीडियो को इस तरह से ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मैं एक सजेस्ट करूँगा लास्ट में, जो मैं हर बार करता हूँ, कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स के पास पहुँचे। क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ स्टूडेंट्स तक पहुँचने के लिए, जो लर्नर हैं, कोई ज़रूरी कि स्टूडेंट ही हो, बहुत सारे ऐसे सामान्य जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, पर्सन होते हैं, जिनको अभी भी अंग्रेज़ी सीखने की चाह होती है कि हम अंग्रेज़ी कुछ सीखें, ग्रामेटिकल नॉलेज रखें, ताकि हम अपने बच्चों को सिखा सकें, खुद जानें। कभी इंग्लिश बोलना हो तो बोलने के लिए तो आपको कॉन्फिडेंट चाहिए, और कॉन्फिडेंट कहाँ से आता है? ग्रामेटिकल पोर्शन से आता है। सपोज दैट यू आर गेटिंग ए चांस टू एक्सप्रेस समथिंग अबाउट एनी टॉपिक, बट you have the concept, you have the materials about that portion, but you are not strong in grammar, then you can't get the confidence to introduce on the topic. So suppose that you are too strong in grammar, then you can express yourself confidently. कि मतलब लगे कि हम ग्रामर जानते हैं तो जो बोल रहे हैं हम सही बोल रहे हैं। सपोज दैट आप किसी सेमिनार में एड्रेस कर रहे हैं एंड देयर आर ऑल persons sitting there, scholar persons, and just you are going to express some ideas or views on given topic, but you don't have the grammatical knowledge, then you can't be confident to express on any topic. So that मैं हमेशा बोलता हूँ कि ग्रामेटिकली आप ठीक ठाक हैं तो लैंग्वेज लिटरेचर को बहुत मैंने अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और ओनली यू नीड सम वर्ड्स लाइक ब्रिक्स टू बिल्ड द बिल्डिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर। तो मैं ज़्यादा थोड़ा सा वीडियो को बड़ा नहीं करूँगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। इंट्रोडक्शन, इसके बाद फिर कंजंक्शन, इसके बाद हम लोग सेंटेंस, इसके बाद टेंस। अब ऐसे करके मतलब कि हम लोग आगे कंटेंट पर काम करते चलेंगे। और स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप नोट्स ज़रूर बनाएं। किसी प्रकार का दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।